विद्यार्थियों, इतिहास की डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गांधी जी के कार्यक्रम के बारे में और साथ ही उनकी जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचार थे, उनकी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी के नाम से आप सभी परिचित हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका संपूर्ण देश में राष्ट्रपिता के रूप में सम्मान किया जाता है, आधुनिक भारत के महानतम व्यक्ति थे। वे केवल एक राजनीतिज्ञ ही नहीं, वरन एक संत, विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। वे विश्व के महानतम पुरुषों में से एक थे। उन्होंने ऐसी वस्तुएं प्राप्त की जिन्हें इतिहास के बिरले ही महान चरित्रों द्वारा प्राप्त किया जा सका है। श्री के.एम. मुंशी इस संदर्भ में कहते हैं कि उन्होंने अराजकता पाई और उसे व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया, कायरता पाई और उसे साहस में बदल दिया, अनेक वर्गों में विभाजित जनसमूह को राष्ट्र में बदल दिया, निराशा को सौभाग्य में बदल दिया और किसी प्रकार की हिंसा या सैनिक शक्ति का प्रयोग किए एक साम्राज्यवादी शक्ति के बंधनों का अंत कर विश्व शक्ति को जन्म दिया। इससे अधिक न तो कोई व्यक्ति कुछ कर सका है और न ही कर सकता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान है और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका में की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर एक वैश्य परिवार में हुआ था और उन्होंने इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की शिक्षा प्राप्त की और एक मुकदमे की पैरवी करने के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ पर उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई, जहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह नामक अपने अस्त्र का प्रयोग किया। और दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा उस समय वहाँ पर जाति भेद की जो नीति अपनाई जा रही थी, गांधी जी ने अफ्रीका में रहकर अपने देशवासियों के विरुद्ध की जाने वाली इस नीति का विरोध करना अपना पुनीत कर्तव्य समझा और सत्याग्रह के माध्यम से दक्षिणी अफ्रीकी सरकार के इस कार्य के विरोध में उन्होंने पर्याप्त सीमा तक सफलता पाई। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सफलता प्राप्त कर 1914 में भारत लौटे और भारत आगमन के उद्देश्य के संबंध में उन्होंने स्वयं लिखा है कि मैं भारत को उस पद्धति से परिचित कराना चाहता था जो मैंने दक्षिण अफ्रीका में अपनाई थी और मैं इस बात का भी परीक्षण करना चाहता था कि ये भारत में किस प्रकार, किस सीमा तक अपनाई जा सकती है। तो विद्यार्थियों, 1920 ईस्वी में इस पद्धति का राष्ट्रव्यापी प्रयोग करने से पहले 1915 से 1914 के बीच का जो समय है, उसमें उन्होंने 4 बार अपनी इस पद्धति यानी सत्याग्रह पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया। सबसे पहले उन्होंने 1915 में वीराग्राम में चुंगी संरक्षक सेना इस धमकी पर हटा ली गई कि जनता इसके खिलाफ सत्याग्रह करने को तैयार है। दूसरा, गांधी जी को चंपारण में किसान वर्ग के असंतोष को शांत करने दी गई, जबकि गांधी जी ने इसे बंद कर दिए जाने पर सत्याग्रह की बात की। तीसरा, 1919 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मालिकों से श्रमिकों यानी मजदूरों के लिए सुविधाएं प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। चौथा, गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में फसल नष्ट हो जाने पर उन्होंने लगान की वापसी के लिए सत्याग्रह किया, तो सरकार ने उसे फिर वापस कर दिया। भारत का दौरा करने के बाद उन्होंने अपना आंदोलन शुरू करने से पहले पूरे भारत का दौरा किया था और उस दौरा करने के बाद उन्होंने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा घृणित रोलेट विधेयक पारित किया गया और गांधी जी ने इस विधेयक को खुली चुनौती दी। ये विधेयक जो है काले कानून के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें न अपील, न दलील, न वकील, यानी प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था लेकिन सरकार अभी भी दमनकारी नीति अपनाए रखना चाहती थी और इसलिए उन्होंने युद्ध दौरान के जो कानून थे उनको अभी भी बनाए रखने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सूचना के गिरफ्तार किया जा सकता था। उन्होंने वायसराय से इस कानून को अस्वीकार करने की, वापस लेने की मांग की, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस विधेयक के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए उनके द्वारा सत्याग्रह समाज की स्थापना की गई। 6 अप्रैल 1919 को उन्होंने इस विधेयक के विरोध में देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया।
1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में उन्हें लोकप्रिय सर्वमान्य नेता के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और उनका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित हो गया। 1866 के खिलाफ 88 मतों से उनका जो है अब ये विधेयक पारित हुआ और उस समय से लेकर अपने जीवन पर्यंत वह भारतीय राजनीति का नेतृत्व करते रहे। विद्यार्थियों, मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए चलाए गए आंदोलन के बारे में। तो उनका जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जो 1920 में उनके द्वारा चलाया गया और ये आंदोलन यद्यपि चोरी चोरा कांड के कारण बीच में ही रोक लिया गया था, लेकिन इस आंदोलन ने भारतीय जनता में अपूर्व जागृति उत्पन्न की। कूपलैंड के शब्दों में महात्मा जी के इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। विद्यार्थियों, गांधी जी के द्वारा दूसरा जो आंदोलन चलाया गया था वह था 1930 में सविनय आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की ओर उनकी पद यात्रा से शुरुआत हुई और ये राष्ट्रीय आंदोलन की गाथा में अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखती है। सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा के संबंध में कहा था, महात्मा जी के दांडी मार्च की तुलना इल्बा से लौटने पर नेपोलियन के पेरिस मार्च से और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए मुसोलिनी के रोम मार्च से की जा सकती है। महात्मा जी आंदोलन के मार्ग पर जितनी तेजी से बढ़ते थे, समझौते के लिए भी बढ़ाए गए हाथ का स्वागत करने में भी उतनी ही जल्दी करते थे। ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा जब समझौते का प्रस्ताव किया गया तो मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता, यानी विद्यार्थियों जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है, वह संपन्न हुआ और इसके बाद कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। यहाँ पर एक चीज जानना आवश्यक है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि शामिल होने के लिए इंग्लैंड नहीं गया था, क्योंकि उस समय सविनय आंदोलन चल रहा था। लेकिन जब ये गांधी इरविन पैक्ट हो गया तो उसके बाद गांधी जी लंदन गए सम्मेलन में भाग लेने। और फ्रैंक मॉरिस इस के बारे में लिखते हैं कि अदनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने बलपूर्वक इस बात का प्रतिपादन किया कि कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय संस्था है और भारत में सांप्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन की समकालीन है। यानी कांग्रेस जो है सबसे बड़ी राष्ट्रीय संस्था भारत में है, इसलिए सरकार को किसी भी संवैधानिक समस्या पर बात करने के लिए कांग्रेस से बात करनी होगी। और साथ ही सांप्रदायिकता की समस्या पहले नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति ने उसे भारत में जन्म दिया है, ऐसा गांधी जी ने वहां कहा। 1942 में उन्होंने राष्ट्र को भारत छोड़ो का नारा और करो या मरो का जीवन प्रद संदेश दिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू किया जाने के विरुद्ध किया जाने वाला विद्यार्थियों ये अंतिम आंदोलन था और इस आंदोलन ने भारतीय जनता में ऐसी जन चेतना उत्पन्न की कि ब्रिटिश शासन के लिए भारत में और अधिक समय तक बने रहना असंभव ही हो गया। उनकी लगातार नज़रबंदी और लंबी कैद और राजनीतिक विवादों पर अनशन, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उनके अनवरत प्रयास और उनके द्वारा अपनाई गई त्याग की भावना राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में सर्वाधिक उज्जवल पृष्ठ है। इतिहासकार श्री के.एम. पणिक्कर भारतीय स्वतंत्रता में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति महात्मा गांधी के योगदान को सभी पक्षों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ये महात्मा गांधी ही थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को बौद्धिक वर्ग तक ही सीमित आंदोलन जो था एक क्रांतिकारी जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। उन्होंने ही राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन और अनुशासन का विकास किया और आंदोलन की प्रभावदायक कार्य पद्धति प्रदान की। इन सब के अलावा उनके द्वारा ही इस आंदोलन को सामाजिक न्याय की भावना, समानता की इच्छा और दलित वर्गों की मुक्ति की चाहत उत्पन्न की गई। महात्मा जी के नेतृत्व में न केवल भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त की गई, वरन ये स्वतंत्रता किसी भी दूसरे देश की तुलना में शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त की गई।
राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करते हुए उनके द्वारा सदैव ही सांप्रदायिक एकता और दलित वर्गों के उद्धार पर जोर दिया गया। तो विद्यार्थियों, ये हमने एक रूपरेखा प्रस्तुत की कि महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या कार्य किए गए। अब हम ये देखेंगे कि उनका जो राष्ट्रीय आंदोलन उनके द्वारा किया गया वो किन बातों पर आधारित था या क्या उनसे जो है नवीन चीज़ें हमें मिली। तो सबसे पहले तो ये कि उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दे दिया। इससे पहले उदारवादी जो थे वो प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों की नीति और मार्ग अपनाते हुए भारतीय जनता के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे। बाल, लाल और पाल ने की त्रिमूर्ति ने इसे नई दिशा देने का प्रयास किया और स्वदेशी शिक्षा और स्वाधीनता का नारा उन्होंने लगाया, लेकिन उनके समय तक भी राजनीति बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित रही। गांधी जी के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन से आम जनता को जोड़ा गया। अंग्रेज लेखक कूपलैंड भी स्वीकार करते हैं कि उन्होंने वह काम किया जो तिलक भी नहीं कर सके थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी ही नहीं, जनप्रिय भी बनाया। अभी वह नगरों के बुद्धिजीवी वर्ग तक ही सीमित था, अब वह गांवों की जनता तक पहुंच गया। विद्यार्थियों, इसी के साथ उन्होंने जो है राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया रूप प्रदान भी किया और उस समय जो दो धाराएं राष्ट्रीय आंदोलन में प्रभावित हो रही थी, उदारवादियों द्वारा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का मार्ग अपनाया जा रहा था और क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति के बल पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए कोशिश कर रहे थे, प्रयत्नशील थे। गांधी जी इन दोनों ही मार्गों की अपूर्णता को उन्होंने समझा और आदर्शों एवं परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए अहिंसात्मक क्रांति के मार्ग का प्रतिपादन किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में विश्व के महत्तम साम्राज्यवादी राज्य के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन किया गया और इसके बल पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की गई। महात्मा गांधी का ये जो कार्य है विद्यार्थियों, विश्व इतिहास के लिए बिल्कुल नई चीज थी। विद्यार्थियों, अब एक चीज और बताना चाहूंगी मैं कि उन्होंने जो है राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक नया कार्यक्रम प्रतिपादित किया। उन्होंने अपने असहयोग और सविनय आंदोलन के अंतर्गत जो बात प्रतिपादित की उसमें ब्रिटिश सरकार की जो शिक्षण संस्थाएं थी, नौकरियां थी, अदालतें, उत्सवों और दरबारों से भारतीयों को अलग हटने के लिए कहा। यानी ये एक तरीके से निषेधात्मक कार्यक्रम था कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ब्रिटिश सरकार का असहयोग इस तरीके से करना चाहिए। साथ ही उन्होंने विदेशी माल का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए भी कहा और साथ ही ये भी कहा कि ब्रिटिश सरकार को कोई कर नहीं देने चाहिए। इस प्रकार उन्होंने ये कार्यक्रम प्रतिपादित कर भारतीय जनता को कहा कि यदि जनता ब्रिटिश शासन को सहयोग करना बंद कर दे तो भारत में ब्रिटिश शासन ठप्प हो सकता है। साथ ही विद्यार्थियों, उनका कार्यक्रम रचनात्मक भी था। उन्होंने बहुत सारी बातें जो कि रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत, जैसे अस्पृश्यता को दूर कर अछूतों का उद्धार, कौमी एकता यानी सांप्रदायिक सद्भाव पर बल, नारी उत्थान के वे हिमायती थे, कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देना चाहते थे, खादी का प्रचार प्रसार उन्होंने किया और नए चरखे चलाए गए। वो स्वयं जो है नियमित रूप से चरखा चलाते थे। जनता की आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक उन्नति के लिए ग्राम उद्योग संघ, बुनियादी संघ और गो रक्षा संघ का निर्माण भी करवाया। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा को स्वीकृति प्रदान की, आरोग्य के नियमों की शिक्षा का प्रचार किया, प्रांतीय भाषाओं को बढ़ावा दिया, राष्ट्रभाषा को मान्यता दी, आर्थिक समानता पर जोर दिया, गौ सेवा को प्रोत्साहित किया और साथ ही एक खास बात ये कि उन्होंने मद्य निषेध के लिए कोशिश की और उनके आंदोलन के दौरान जो है शराब की दुकानों पर भी जो है धरने दिए जाते थे। चरखा तथा खादी प्रयोग द्वारा उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहित किया। तो ये विद्यार्थियों उनका जो है रचनात्मक कार्यक्रम था और उनके दौरान जो है उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की जो बाधाएं थी, सांप्रदायिक और अस्पृश्यता, उनको अंत करने का कार्य किया। उन्होंने अस्पृश्यता को उन्होंने समाज के लिए कलंक बताया और वे इस बात को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे कि दलित वर्गों को समाज के अन्य वर्गों से पृथक रखते हुए उन्हें हीन समझा जाए।
सांप्रदायिकता को भी वे भारतीय जीवन का विष मानते थे और उनके द्वारा सदैव हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। सांप्रदायिकता के विष को समाप्त करने के प्रयासों में ही 30 जनवरी 1948 को उनके द्वारा अपने जीवन की आहुति दे दी गई। विद्यार्थियों, उनकी राजनीति का एक विशिष्ट पक्ष ये भी था कि उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया और ये उनकी जो है राजनीति की महत्वपूर्ण देन है। वे एक वस्तुतः आध्यात्मिक संत थे जिनके द्वारा तत्कालीन भारतीय जीवन की विशेष परिस्थितियों के कारण राजनीति में प्रवेश कर उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। राजनीति के संबंध में वे ये कहते थे, जो ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वे यह नहीं समझते कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म के पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। धर्म से पृथक राजनीति तो मृत्यु जाल है, क्योंकि ये आत्मा का हनन करती है। वास्तव में गांधी जी एक महामानव थे और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन बहुत कुछ सीमा तक गांधी जी के कार्यों का ही लेखा जोखा है। 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु पर डॉक्टर स्टैनले जॉन्स ने लिखा है, हत्यारे ने गोलियां महात्मा गांधी और उनके विचारों का अंत करने के लिए चलाई थी, परंतु उनका प्रतिफल यह हुआ कि वे विचार स्वच्छंद हो गए और मानव जाति की थाती बन गए। मृत्यु में वे अपने जीवन की अपेक्षा अधिक बलशाली हो गए। तो विद्यार्थियों, महात्मा गांधी के राजनीतिक विचार क्या थे? जैसा कि हमने देखा, सत्य, अहिंसा और हड़ताल, अनशन, ये उनके जो है प्रमुख सिद्धांत थे जिनके ऊपर उन्होंने अपनी राजनीति आंदोलन सारे केंद्रित रहे। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि उन्होंने असहयोग, सविनय और भारत छोड़ो आंदोलन तक आते आते अपने इन तरीकों से देश को आज़ादी दिलाई। धन्यवाद।